Okay, so last topic in the obstructive lung diseases, bronchiectasis. We are done with the emphysema and chronic bronchitis, which contribute to COPD and asthma. So the last obstructive lung disease, bronchiectasis, and as is the obstructive lung disease, so the patient is actually suffering from exhalation. He or she cannot expire normally, but take in air normally. Inhalation is normal, the expiration, on expiration the symptoms. ठीक है, तो bronchiectasis क्या है? Ectasia mean dilation. सो ऑब्वियसली ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन है. सेकेंडरी डिजीज़ है, मींस कोई ना कोई प्राइमरी कॉज है जिसकी वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस हो रही है. ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन? permanent dilation. Bronchiectasis means permanent dilation of what? Bronchi and bronchioles. Due to what? Destruction of muscles and elastic tissue by chronic necrotizing infections. So you have to remember one thing here, that infection and bronchiectasis are so much related कि इन्फेक्शन की वजह से bronchiectasis हो रहा है या फिर bronchiectasis की वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली इन्फेक्शंस की वजह से ब्रोंकिएक्टिस हो सकता है बिकॉज इन्फ्लेमेशन इज देयर एंड दैट लीड टू डायलेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स अगर क्रॉनिकली स्टिमुलेटेड है, या फिर ब्रोंकिएक्टेसिस की वजह से डायलेशन है, म्यूकस सिक्रेशन है, म्यूकस प्लग्ड इन, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं. तो नॉर्मली जो हमारी ब्रोंकी है दैट लुक लाइक दिस. अगर इसमें ब्रोंकिएक्टेसिया हो जाए, ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाए, तो उसकी 3 फॉर्म्स हो सकते हैं. मे टर्न लाइक सिलिंड्रिकल ब्रोंकिएक्टेसिस और वेरिकोज टाइप और सिस्टिक. सिलिंड्रिकल लुक लाइक cylinders are dilated, varicose irregular, cystic the globular cysts are formed. ठीक है, इटियोलॉजी क्या है, वजह क्या है? देयर मल्टीपल कॉजेज ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस दैट मे बी कंजेनाइटल सम डिफिशिएंसीज, पोस्ट इन्फेक्शियस इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ऑब्स्ट्रक्टिव कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, अदर कोई जो इम्यून मीडिएटेड डैमेज है, या फिर कोई टॉक्सिक डैमेज हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, या फिर येलो नेल सिंड्रोम है. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कंजेनाइटल क्या हो सकता है. अच्छा, कंजेनाइटल करने से पहले रिमेंबर दिस कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस इन यूएस और डेवलप्ड कंट्रीज सिस्टिक फाइब्रोसिस, एंड द मोस्ट कॉमन कॉज इन द डेवलपिंग कंट्रीज इज tuberculosis. You have to remember this. Now congenital cause में हमारे पास cystic fibrosis है, Curtin-Jenner syndrome है, इसकी पैथोजेनेसिस इनकी हम आगे डिस्कस करेंगे, sequestration of lung and immunodeficiency. ठीक है, उसके बाद पोस्ट इन्फेक्शियस में क्या आता है? नेक्रोटाइजिंग नमूनिया है ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्टेफ ऑरियस, या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, या फिर स्यूडोमोनास रेजिनोसा. वायरसेस में क्या क्या है? इन्फ्लुएंजा है, HIV एंड एडिनो है. फंगस इज एस्परजिलस. ना ऑब्स्ट्रक्शन मे बी ड्यू टू एनी ट्यूमर इज कॉजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, फॉरेन बॉडी एस्पायरेट हो गई, या फिर म्यूकस प्लग ने ऑब्स्ट्रक्ट कर दी है ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स को. अदर कॉजेज आर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन रिएक्शंस. ठीक, टॉक्सिक डैमेज की वजह से भी ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकती है, लाइक इनहेलेशनल इंजरी है कोई, या फिर एस्पायरेशन है ड्यू टू सेकेंडरी टू न्यूरोमस्कुलर एनी डिजीज़, और कोई भी न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, गर्ड की वजह से भी हो सकता है, दैट लीड टू एक्चुअली टॉक्सिक डैमेज. ठीक है, okay, so obstructive airway disease, asthma, COPD, alpha-1 antitrypsin deficiency, these can also lead to bronchiectasis. येलो नेल सिंड्रोम क्या है? ब्रोंकिएक्टेसिस प्लस लिम्फेडेमा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ नेल्स लाइक येलो नेल्स. तो ये एक येलो नेल सिंड्रोम है. ठीक है, पैथोजेनेसिस क्या है? सो पैथोजेनेसिस टू वे में हो सकती है, बिकॉज वी नो दैट मे बी इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन और मे बी आफ्टर दैट इट कैन कॉजेज इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन. तो दोनों हम पैथोजेनेसिस डिस्कस कर लेते हैं. अगर किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, लाइक बाकी इन्फेक्शन के अलावा जितने भी कॉजेज हैं उन्होंने अल्टीमेटली ऑब्स्ट्रक्शन करवा दी है, तो क्या होगा? पूलिंग होगी सिक्रीशंस की, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी. इन्फ्लेमेशन लीड टू नेक्रोसिस, नेक्रोसिस लीड टू फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस की वजह से स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, दैट लीड टू डायलेशन. अब आते हैं इन्फेक्शन पे. इन्फेक्शन हुई, इन्फेक्शन ने इन्फ्लेमेशन कॉज करवाई, उसने पूलिंग करवा दी सिक्रीशन की, बहुत सारा मल्टीपल सिक्रीशंस हो गई और पूरी जो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है. नाउ दैट लीड टू नेक्रोसिस एंड फाइब्रोसिस एंड डायलेशन. तो ये 2 वे पैथोजेनेसिस हो सकती है. अच्छा, अब फिर से अगर हम इसको ये जो चल रहा होता है ब्रोंकिएक्टेसिस में, डायलेशन
कि एक जो आता है ना लास्ट, उसकी एक सीवियर कंडीशन होती है कि लास्ट स्टेज में बस उसको डायलेट होना है, तो एक विशियस साइकिल जनरेट होती है दैट लीड टू डायलेशन। जैसे कि अगर हमारे पास इन्फ्लेमेशन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ने इन्फ्लेमेशन करवाई, फॉर एग्जांपल इन दिस बॉक्स, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन लाइक मैक्रोफेजेस आर देयर, ल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल्स ने मीडिएटर रिलीज़ किए और इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, सेल्स को। और जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिलियरी मैकेनिज्म है क्लियरेंस की, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है एपिथेलियल सेल्स की। रेस्पिरेटरी वे में जो एपिथेलियल सेल्स हैं देर आर सिलिएटेड, ताकि जो भी नॉक्शियस स्टिमुलाई है, म्यूकस है, वो उसको क्लियर अप करते रहें। तो म्यूकोसिलरी फंक्शन इज़ नाउ इम्पेयर्ड। तो क्या होगा फर्दर, वहाँ पे म्यूकस या फिर नॉक्शियस स्टिमुलाई वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगी। दैट कैन लीड टू द न्यूट्रोफिल्स एंड ऑल द इन्फ्लेमेटरी सेल्स, वो क्या रिलीज़ करेंगे, इलास्टेसिस, ठीक है, और बाकी तमाम चीज़ें जो कि हमारे पास डिस्ट्रक्शन कॉज करवाती है मसल्स के और इलास्टिक टिश्यू की, ठीक है। फिर एक विशियस जो है साइकिल जनरेट हो जाएगी, वहाँ पे फिर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन आ जाएगी, ठीक है। इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, ल्यूकोसाइट डिस्ट्रक्शन, और फिर वो तमाम मीडिएटर रिलीज़ करेंगे दैट लीड टू न्यूट्रोफिल जो है कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज़ होंगे, न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे जमा हो जाएंगे, प्रोटीएजेस रिलीज़ करेंगे एंड मसल डिस्ट्रक्शन, इलास्टिक डिस्ट्रक्शन होती रहेगी। उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो सकता है, ठीक है, अगर क्योंकि इलास्टिक डिस्ट्रक्शन हमें पता है एम्फाइसीमा में होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी में भी, अगर वो ऑलरेडी न्यूट्रोफिल करवा चुके हैं दैट कैन लीड टू अर्ली डेथ ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉर पल्मोनेल, ठीक है। हमें पता है कि डिस्ट्रक्शन हो चुकी है तो फिर डिफ्यूजन कैपेसिटी DLCO इज़ डिक्रीज, ठीक है। डिफ्यूजन नहीं हो रही है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। ये सब पैथोजेनेसिस हम एम्फाइसीमा में डिस्कस कर चुके हैं। दैट वैसो कंस्ट्रिक्शन कैन कॉजेस पल्मोनरी हाइपरटेंशन, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, देन राइट हार्ट फेलियर इज कॉल पल्मोनेल। तो कॉल पल्मोनेल या लंग इन्फेक्शन या फिर रिस्पायरेटरी फेलियर की वजह से अर्ली डेथ भी हो सकती है। या फिर पैथोफिजियोलॉजी कैन गोज टू विशियस साइकिल फॉर कॉजिंग secretions and mucus plug and that lead to microbial colonization and infections, ठीक है। हमें पता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ secretions जमा हुई होती हैं तो normal function is lost and inflammatory mediators are there that lead to secondary infections, bacterial, viral और fungal। अच्छा, यही पैथोजेनेसिस है एबनॉर्मल सीलिया, सीलियरी डिस्फंक्शन। एबनॉर्मल सीलिया, सीलियरी डिस्फंक्शन इज एक्चुअली अ पैथोजेनेसिस ऑफ कार्टिजनर सिंड्रोम। हमने कहा एक कंजेनाइटल कॉज है। इसमें क्या होता है कि सीलिया की जो डाइनिन आर्म है वो अब एबनॉर्मल है एंड सीलिया बीटिंग इज नॉट नॉर्मल, दैट लीड टू सीलियरी डिस्फंक्शन एंड इम्पेयर द म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, causes mucus obstruction and inflammation. फिर inflammation can cause secondary infection and that lead to inflammation and fibrosis and necrosis and bronchiectasis. उसकी वजह से फिर abnormal lung function हमें मिलेंगी that ultimately can lead to respiratory failure if not treated. Now and we know that it's an irreversible disease. So अच्छा, that it's again a pathogenesis. ये क्या क्या हो रहा है, अगर हम बात करें सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो मोस्ट कॉमन कॉज है इन द यूनाइटेड स्टेट और इन डेवलप्ड कंट्रीज, तो उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम 7 में CFTR जीन इज़ म्यूटेटेड, ठीक है। CFTR जीन इज़ म्यूटेटेड इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो इस प्रोटीन एक चैनल प्रोटीन है, उसका क्या फंक्शन होता है कि ये क्लोराइड को बाहर निकालता है सेल से, और नॉर्मली क्या होता है कि क्लोराइड अंदर आता है, क्लोराइड की इनफ्लक्स होती है और सोडियम और वाटर की आउटफ्लक्स होती है, इट्स नॉर्मल, ठीक है। अब जब ये म्यूटेटेड है, इसका फंक्शन भी म्यूटेटेड है, तो क्लोराइड कैन नॉट गो आउट, वो अंदर ही ट्रैप्ड है, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर भी अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उनके भी जो प्रोटीन है वो ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं चैनल्स एंड दैट लीड टू सोडियम इनफ्लक्स, उसके साथ साथ वाटर भी आ जाता है, ठीक है। ऑस्मोटिकली एक्टिव आयन है तो दैट लीड टू वाटर इनफ्लक्स एज वेल। तो अब क्या होता है कि अब वाटर भी अंदर आ गया, सोडियम भी अंदर आ गई, तो बाहर जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है, ठीक है ना, और ड्राई और थिक लाइनिंग हो चुकी है एपिथेलियल की, दैट लीड टू एबनॉर्मल थिक एंड विसिस रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीशन, जिसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट दैट इज प्रोटेक्टिव ऑफ माइक्रोबियल एजेंट्स, और म्यूकोसिलरी क्लियरेंस भी डिफेक्टिव हो जाएगी बिकॉज ऑफ द thick secretions that causes chronic airway obstruction and bacterial infection। फिर उसकी वजह से इन्फेक्शन हमें पता है कि वो क्या कॉज करवाएंगे, इन्फ्लामेशन, नेक्रोसिस, फाइब्रोसिस, डायलेशन, ठीक।
कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या मिलेंगे हमें ब्रोंकिएक्टेसिस में? मल्टीपल ब्रोंकियोएक्टेटिक कैविटीज़ मिलेंगी, डायलेशन मिलेंगी सिस्टिक, और लेफ्ट लंग इज इन्वॉल्व मोर देन राइट. लोअर lobes are involved more than upper lobes due to more efficient drainage of upper lobes. upper lobe की drainage होती है normally बहुत ज़्यादा due to gravity, ठीक है, तो upper lobes are less involved than the lower lobes. common sites of involvement are lower lobes, lingula, middle lobe. smaller bronchi with less supportive cartilage are predominantly involved. ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. उसके बाद आते हैं मॉर्फोलॉजी पे. अक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट मिलेगी हमें. नेक्रोसिस विल बी देयर. स्यूडो स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियर या फिर स्क्वेमस मेटाप्लेजिया मिलेगी. ठीक है, ब्रोंकियो एक्टेसिस भी मिलेगी, पेरीब्रोंकिएक्टेसिस. क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे कफ, स्प्यूटम प्रोडक्शन, हिमोप्टोसिस एंड रिकरेंट इन्फेक्शन, ये कोर क्लिनिकल फाइंडिंग्स है ब्रोंकियोएक्टेसिस में. क्रॉनिक कफ मिलेगी विद द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फॉल स्मेलिंग स्प्यूटम ड्यू टू एनारोबिक इन्फेक्शन इज हेलमार्क प्रोडक्टिव कफ. किस क्यों हो रहा है हमारी इसकी वजह क्या है? ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ सब एपिथेलियल मैकेनोरिसेप्टर्स इन द ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री बाय स्टैग्नेंट सीक्रेशंस व्हिच प्रोड्यूसेस वेगल रिफ्लेक्स दैट ट्रिगर्स कफ. ठीक है, तो कफ किस वजह से हो रहा है कि मैकेनोरिसेप्टर्स इन द ब्रोंकियोट्रेकियल ट्री आर ड्यू टू द स्टैग्नेंट जो सीक्रेशन वहाँ पे है, म्यूकस प्लग है, वो वेगल रिफ्लेक्स को जनरेट करता है, दैट ट्रिगर्स अ कफ. 24 आवर कलेक्शन हम स्प्यूटम करते हैं. तो स्प्यूटम की अगर बात की जाए तो दैट इज़ वॉल्यूमिनस एंड टेंड टू सेटल इन 3 डिफरेंट लेयर्स. पहले म्यूकॉइड लेयर होगी ऑन टॉप, म्यूकोपुरुलेंट लेयर इन द मिडल एंड पुरुलेंट लेयर इन बॉटम. ठीक है, स्प्यूटम प्रोडक्शन वेरीज विद द पोस्चर एंड इज मैक्सिमम विद इन 2 आवर्स ऑफ वेकिंग अप स्टैग्नेशन ऑफ स्प्यूटम वाइल अस्लीप. क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो सिक्रीशंस हो रही होती हैं, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम खाम उसमें होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, दैट लीड टू मोर एंड मोर स्टैग्नेशन इन स्प्यूटम प्रोडक्शन. और जब हम उठते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली 2 आवर्स में जब हम पोस्चर चेंज होता है, दैट लीड टू स्प्यूटम प्रोडक्शन और कफ. Hemoptosis due to necrosis of bronchial wall and erosion of the bronchial blood vessels. Secondary bacterial infection क्यों होंगे? Frequent due to excessive bronchial secretion लाइक एच इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, पी अर्जिनोजिया, सीडोमोनास अर्जिनोजिया, वेरियस एनारोबिक ऑर्गेनिज्म. ओके, अगर डायग्नोसिस की बात करें तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हमें ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न भी मिल सकता है और रिस्ट्रक्टिव पैटर्न भी. व्हाई? बिकॉज हमें ये तो पता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, ठीक है, लेकिन दैट नेक्रोसिस एंड इन्फ्लेमेशन अल्टीमेटली कैन लीड टू फाइब्रोसिस, और फाइब्रोसिस एक रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न हमें शो करेगी. ठीक है ना, रिस्ट्रिक्टिव जितने भी लंग डिजीजेज हैं दैट आर रिलेटेड विद द फाइब्रोसिस. ठीक है, तो इसमें हमें ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न भी मिल सकती है और रिस्ट्रिक्टिव भी. इन ऑब्स्ट्रक्टिव FEV1 इज रिड्यूस्ड, FVC इज रिड्यूस्ड एंड द रेशियो इज ओवरऑल रिड्यूस्ड. बट FEV1 इज़ मोर रिड्यूस दैन FVC, जिसे हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिड्यूस है, जिसकी वजह से रेशो कम है. अगर रिस्ट्रिक्टिव की बात करें तो FEV1 FVC आर प्रोपोर्शनली डिक्रीज, दोनों सेम डिक्रीज होती है, तो रेशो इज आइदर नॉर्मल और इट कैन बी इंक्रीज्ड. और रेजिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी एंड द ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आर इंक्रीज्ड. व्हाई? वी नो दैट. ठीक है, क्योंकि हमने एयर टेक इन कर ली है बट वी आर अनएबल टू टेक इट आउट, एक्सपायरेशन में मसला है, तो वॉल्यूम इज़ ट्रैप्ड इन. जो गैस का वॉल्यूम है फिर वो हमारे लंग के अंदर बढ़ जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी. बट इन द रिस्ट्रिक्टिव फिलिंग में ही मसला है, तो ऑल द वॉल्यूम्स आर रिड्यूस. ABG फाइंडिंग्स देखें, माइल्ड टू मॉडरेट स्टेजेस में रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस होगी बिकॉज देयर इज अनकम्पनसेशन. ठीक है, माइल्ड है, मॉडरेट है, अक्यूट है, तो उसमें अक्यूट एल्वियुलर वेंटिलेशन की वजह से हाइपोक्सीमिया होगी, दैट लीड टू रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस. तो उस कंडीशन में हमें ABGs क्या मिलेंगे? pH इज इंक्रीज इन द अल्कोलोसिस, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड डिक्रीज बायकार्ब. ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट कंपनसेटेड. सीवियर स्टेजेस में क्रॉनिक है तो कंपनसेशन भी है, वेंटिलेटरी फेलियर विद हाइपोक्सीमिया, कंपनसेटेड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी जिसमें नॉर्मल pH होगी कि कंपनसेटेड है, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंक्रीज बायकार्ब. एबनॉर्मल टेस्ट और रिजल्ट्स हमें क्या क्या मिलेंगे? अगर हम कंप्लीट पिक्चर देखें, ब्लड की CBC देखें, इंक्रीज हेमाटोक्रिट, हीमोग्लोबिन बिकॉज हाइपोक्सीमिया है तो जो है वो एरिथ्रोपोइटिन किडनी रिलीज करेंगे एंड दैट लीड टू एरिथ्रोपोइसिस. तो इंक्रीज हेमाटोक्रिट, हीमोग्लोबिन में भी लो ड्यू टू एनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की अगर वजह से है तो हीमोग्लोबिन में भी लो. इंक्रीज WBC इन एक्यूट इन्फेक्शन,
स्प्यूटम कल्चर में हमें एस नमूनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सीडोमोनास एरिजिनोसा को भी एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स कल्चर में आइडेंटिफाई हो सकते हैं। ईसीजी अगर देखें, इट मे बी नॉर्मल और फीचर्स ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और कॉर पल्मोनरी कैन बी देयर इफ इट इज कॉज्ड बाय एम्फाइजेमा और एनी ऑब्स्ट्रक्टिव क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजेमा। हमें पता है कि मैकेनिज्म या फिर पैथोजेनेसिस क्या है, ठीक है। चेस्ट रेडियोग्राफ देखें, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज की वजह से है तो एम्फिसिडमस चेंजेस होंगे विद ट्यूबुलर हार्ट, enlarged heart if heart failure present, tram tax, cylindrical honeycomb, cystic या फिर signet ring deformity will be there। क्या क्या मिलेंगी? tram tax, these are cylindrical findings, हम देखेंगे कि tram tax है क्या। honeycomb या फिर cystic dilation हमें मिलेंगी, CT में भी हम इसको देख सकते हैं, chest x-ray में भी देख सकते हैं। signet ring deformity मिलेंगी, areas of consolidation, ठीक है, in the inflammation, नमूनिया वगैरह और एटिलेक्टेसिस में भी सीन। अगर रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है तो रेडियोग्राफ में क्या मिलेंगी? एटिलेक्टेसिस, ठीक है, श्रंकिन हो जाएगी, कॉन्सोलिडेशंस, इन्फिल्ट्रेट सजेस्टिंग नमूनिया एंड इंक्रीज ओपेसिटी। ब्रोंकोग्राम हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद द हाई रेजोल्यूशन सीटी, ठीक है। ब्रोंकोग्राम पहले टेस्ट किया जाता था, अब हाई रेजोल्यूशन सीटी किया जा सकता है। दैट इज डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ चॉइस फॉर द ब्रोंकिएक्टेसिस। उसमें हमें क्या मिलता है? डायलेटेड ब्रोंकाई मिलते हैं, ठीक है, विद वॉल थिकनिंग क्राउडेड टुगेदर इन पैरेलल फैशन। पैरेलल फैशन में ना क्राउडेड वो एक थिकन हुए हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमें ट्रैम ट्रैक लग रहा होता है। व्हेन सीन लॉन्गिट्यूडनली, अगर हमसे लॉन्गिट्यूडनल देखते हैं तो हमें वो ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस दे रही होती है। ट्रैम ट्रैक इज लाइक दिस ट्रैक, ठीक है, पैरेलल थिकनिंग हुई होती है ब्रोंकियल वॉल्स की, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द पिक्चर ऑफ ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस इन द लंग, द रेड एरोस शोइंग, ठीक है। अगर हम उसको क्रॉस सेक्शन में स्टडी करें हाई रेजोल्यूशन सीटी को तो हमें रिंग शेडोज़ की तरह वो नजर आएगी। स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं? ABP, दैट इज एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, जिसमें अपर जोन सेंट्रल ब्रोंकिएक्टेसिस मिलेगी। सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी अपर जोन मिलेगी। नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया एंड माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स में मिडल लोब इरेगुलर ब्रांचिंग एंड ट्री इन बड अपीयरेंस मिलेगी हमें, ठीक है। अच्छा, ब्रोंकोस्कोपी जैसे कि हम एंडोस्कोपी करते हैं टू आइडेंटिफाई सम सर्टेन फीचर्स इन द लाइनिंग ऑफ द GI ट्रैक, इसी तरह हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं टू आइडेंटिफाई सर्टेन फीचर्स। डज नॉट एस्टैब्लिश डायग्नोसिस फॉर आइडेंटिफाइंग सोर्स ऑफ सिक्रेशंस, for identifying the site of bleeding in the hemoptysis, for the therapeutic and diagnostic evacuation of sputum। Bronchoscopy findings हमें क्या मिलेंगी? Dilation of airways, purulent secretions, thickened bronchial walls, necrosis of the bronchial mucosa and peribronchial scarring। It can complicate to brain abscess, amyloidosis or cor pulmonale। ट्रीटमेंट, ट्रीट अंडरलाइंग कंडीशन, रिकोगनाइज एंड ट्रीट द एक्यूट एक्सेलरेशन, कि कौन सी चीज़ उसको एक्यूटली एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेजरेट कर रहा है रिस्पॉन्स को, या फिर जो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट क्योर इट, वी कैन जस्ट ट्रीट इट। ओके, सो हम क्या क्या कर सकते हैं? हम एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी और थेरेपीज इन एडवांस डिजीजेस, ठीक है। तो अगर माइल्ड केस है दैन डेली फिजियोथेरेपी करवाएंगे, एक्सरसाइज है, ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन ताकि डायलेशन जो है वो इफेक्ट ना करे ऑन दी एक्सपायरेटरी फेज ऑफ और रिस्पायरेशन, ठीक है। अगर मॉडरेट सिवियरिटी है और परसिस्टेंट सिम्टम्स आ रहे हैं, कफ, स्प्यूटम एंड हेमोप्टोसिस, तो उसमें हम इनहेल की कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेशन दे सकते हैं इन सेलेक्टेड पेशेंट्स, या फिर मैक्रोलाइड फॉर द पेशेंट्स विद द फ्रीक्वेंट एक्सेसरेशन ड्यू टू इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर रेगुलर फिजियोथेरेपी प्लस एडजंक्ट्स लाइक डिवाइसेस, हाइपर और स्मॉलर एजेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, या फिर अगर सीवियर ब्रोंकोएक्टेसिस है और परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं डिस्पाइट द स्टैंडर्ड क्योर, देन वी कैन गो रेगुलर फिजियोथेरेपी प्लस एडजंक्ट्स डिवाइसेस लाइक स्मॉलर एजेंट्स दे सकते हैं। जो हाइपर ऑस्मोलर एजेंट्स क्या करवाएंगे? लाइक इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस हमने देखा कि जितने भी आइंस हैं वो सेल के अंदर जा रही हैं, तो वाटर भी उनको फॉलो कर रहा है। तो अगर हम हाइपर ऑस्मोलर कोई चीज़ एयरवे में डाल देंगे तो वाटर बाहर आएगी एंड दैट लीड टू थिनिंग ऑफ दैट सिक्रेशन, और मे बी कफ की वजह से उसको हम बाहर निकाल दें और कुछ जो है सिम्टम्स एक्सेलरेट होने से बच जाए, ठीक है। मैक्रोलाइड्स फॉर द पेशेंट विद द फ्रीक्वेंट एक्सेलरेशन एंड हेल एंटीबायोटिक पर्टिकुलरली विद सीडोमोनास एरिजिनोसा कॉलोनाइजेशन, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर द इन्फ्लेमेशन, या फिर लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन मस्ट बी द क्यूरेटिव अप्रोच और सर्जरी।